बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। अरे अक्सर टूट जाते हैं शीशा पत्थर की चोट से, अक्सर टूट जाते हैं शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। हेलो दोस्तों, आई एम मनु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रेप्लिकेशन ऑफ मनु। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग पारा मेडिकल जो कि होने वाला है बिहार पारा मेडिकल, 10 तारीख को आप लोग का एग्जाम है, 10 तारीख को आप लोग का एग्जाम है। उसके लिए जो हम लोग कर रहे हैं वीवीआई क्वेश्चंस को, जो कि आपके सामान्य ज्ञान से होगा। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला जो आ रहा है ये आपका सिलेबस है, इसको आप लोग कभी मत भूलिएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बाकी आप लोग समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया होल्डर्स है जिसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इससे आपको फायदा क्या मिलेगा दोस्तों, फायदा क्या मिलेगा, देखिए टेलीग्राम से आपको फायदा मिलेगा ये कि जो भी क्लास चलेगा ना उसका PDF जो है आपको मेरे हाथों से लिखा हुआ मिल जाएगा, नोट जिसको कहते हैं वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उम्मीद है कि आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, एंड साथ ही साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे भी आपको इसी तरीके के वीडियोज पैरामेडिकल से रिलेटेड मिलते रहें और आप भी एक अच्छे गवर्नमेंट या फिर किसी अच्छे प्राइवेट सेक्टर में जॉब पा सकते हैं कोर्स करने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कौन है, मुद्रास्फीति। क्या मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए आपूर्ति विषयक उपाय कौन है, बताइएगा। उधार नियंत्रण, उधार कंट्रोल, सार्वजनिक व्यय को कम करना, उसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मूल्य नियंत्रण, मूल्य को कंट्रोल करना। उसका डी में कह रहा है, डी में क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, डी में कह रहा है नकदी की समस्या से निपटने के लिए उच्च कराधान प्रणाली। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। जो भी लोग कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, नकदी की समस्या से निपटने के लिए उच्च कराधान प्रणाली ही आपूर्ति विषयक उपाय है, ठीक है। यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं डी नंबर उन सभी का बिल्कुल राइट है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। विश्व आर्थिक रिपोर्ट यानी विश्व आर्थिक इकोनॉमिक रिपोर्ट जो जारी किया जाता है वो कौन जारी करता है, कौन प्रकाशित करता है। अर्कटाड है ना, अर्कटाड। उसके बाद विश्व बैंक प्रकाशित करता है, UNDP जारी करता है, IMF जारी करता है। बताइएगा विश्व इकोनॉमिक यानी पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी रिपोर्ट जो यानी आर्थिक रिपोर्ट जो जारी किया जाता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जारी किया जाता है किसके द्वारा, IMF के द्वारा। किसके द्वारा, IMF के द्वारा। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट BBI क्वेश्चन है। इसको MBBI में रख लीजिए, क्या इसको MBBI क्वेश्चन में रख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन MBBI है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन के अगर ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान। क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध निम्नलिखित में से किन से है, बताइए। तो किन से है, संशोधन प्रक्रिया से है 368 का संबंध। आपातकालीन उपबंध से जो है किसका संबंध है, 368 का। और 368 का संबंध जो है प्राथमिक शिक्षा संबंधी अधिकार से संबंधित है। उसके बाद डी में कह रहा है सूचना का अधिकार से संबंधित है 368 धारा। तो बताइएगा कितनी धारा, ये जो 368 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का जो संबंध है वो किस से है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं क्या हो जाएगा, संशोधन प्रक्रिया। इसके द्वारा 368 के द्वारा क्या किया जा सकता है, कोई भी चीज में संशोधन किया जा सकता है। ओके, यहाँ पे संशोधन प्रक्रिया आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैं बढ़ता हूँ अगला क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ध्यान दीजिएगा। इसको आप लोग एक बार पढ़िएगा तो दोस्तों, तो इसको आप लोग को पढ़ना है और उसके बाद जवाब देना है। क्या करना है, इसको एक बार आप लोग को पढ़ना है और उसके बाद जवाब देना है। कह रहा है निम्नलिखित में से, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से पहले 1935 में संविधान सभा का चुनाव प्रस्तावित किसने किया था, बताइएगा। MN रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय। उसके बाद बी में कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, सी में कह रहा है महात्मा गांधी और डी में क्या कह रहा है JP नारायण। बताइएगा निम्नलिखित में से ऐसे कौन से पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1935 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव प्रस्तावित किया था, बताइएगा, किया था, ठीक है। बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग करें MN रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय, इनको जो है आप लोग 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, यानी कि इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर, है ना। और इसको जो है आप लोग MN रॉय के बारे में यानी मानवेंद्र नाथ रॉय के बारे में 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे आप लोग। इसमें यहाँ पे
सोशल साइंस में पढ़े होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है सरोजिनी नायडू, क्या सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था, बताइएगा। सरोजिनी नायडू के द्वारा किसको जो है हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा गया था, बताइएगा। मौलाना आज़ाद को, मोहम्मद अली जिन्ना को, अब्दुल गफ्फार खान को। ये अब्दुल गफ्फार खान के बारे में आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। डी में कह रहा है शौकत अली को, बताइए। तो सरोजिनी नायडू के द्वारा किसे जो है मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा गया था, बताइएगा। हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसे कहा गया था, तो ये कहा गया था दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना खां को। किसको, मोहम्मद अली जिन्ना खां को, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा गया था मोहम्मद अली जिन्ना खां को, याद रखिएगा जिन्ना जी को। चलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है यादव राजाओं का राजधानी जो है थी कौन थी, यादव राजाओं की राजधानी कौन थी, बताइएगा। कृष्णगिरी थी, देवगिरी थी, वाराणसी थी, कांचीपुरम थी, बताइएगा। यादव राजाओं की राजधानी कौन सी थी, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवगिरी। जो भी लोग कर रहे हैं देवगिरी उन सभी का बिल्कुल राइट है, देवगिरी हो जाएगा। जो भी लोग देवगिरी को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट टिक कर रहे हैं, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है 100%। याद रखिएगा एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर दे सकता है, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया था, बताइएगा। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासक का जनक कहा गया था, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड वेलेजली को, लॉर्ड कैनिन को, लॉर्ड विलियम वेटिंग को, बताइएगा। इसका राइट आंसर दीजिए तो आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। जो भी लोग कर रहे हैं लॉर्ड रिपन को जो है स्वशासन का जनक कहा गया था, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया था और ये गवर्नर थे, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। भारत के ही लॉर्ड रिपन जो है गवर्नर जनरल रह चुके हैं, याद रखिएगा इस चीज को, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 1873 में 3 सम्राटों ने संघ को और किस नाम से जाना जाता था, बताइएगा। 1873 के 3 सम्राटों के संघ को और किस नाम से, यानी कोई दूसरा नाम भी है जिसके बारे में आपसे पूछ रहा है। द्विपक्षीय संधि के नाम से जाना जाता था, ड्रैक संबंध की संधि के नाम से जाना जाता था, त्रिपक्षीय संधि के नाम से जाना जाता था और डी में करा पुनर्विरमा संधि के नाम से जाना जाता था। 1873 के 3 सम्राटों के संघ, यानी 3 गो सम्राटों का एगो ग्रुप था, ठीक है। और उसे दूसरा नाम से क्या जाना जाता था, बताइएगा। उसे दूसरा नाम से भी जाना जाता था, बाकी आपको नोट्स जो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या दूसरा नाम से जाना जाता था, तो डेक्स नवर्ड की संधि के नाम से ये तीनों राजाओं को जाना जाता था, तीनों सम्राटों को जाना जाता था, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित में से कौन से राजा के राज कवि रह चुके हैं, यानी राज कवि थे, ठीक है। पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित में से कौन से राजा के राज कवि रह चुके हैं। हुमायूं के, अकबर के राज कवि थे, शाहजहां के राज कवि थे, औरंगजेब के राज कवि थे, बताइएगा। कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज में, ये क्वेश्चन MBV आया, क्या है ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको MBV आया है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग। पंडित जगन्नाथ निम्नलिखित में से कौन से राजा के राज कवि थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां राजा के राज कवि कौन थे, पंडित जगन्नाथ थे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को और यहाँ पे याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से क्या, भारत में जो है क्या कह रहा है, भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से निम्नलिखित में से क्या बना हुआ है, बताइएगा। ये क्वेश्चन को मैं वहां पे भी डाल दिया हूं कम्युनिटी में, तो वहां पे भी आप लोग वोट दे दीजिएगा। कह रहा है भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से निम्नलिखित में से क्या बना है, हिमालय बना है, दक्षिणी पठार बना है, दक्षिणी लक्षद्वीप समूह बना है और डी में कह रहा है पश्चिमी घाट बना है, बताइएगा। पश्चिमी घाट बना है क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पठार बना है। क्या बना है, दक्षिणी पठार बना है। जी हाँ बिल्कुल राइट है आप सभी का, जो भी लोग बी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं 100% राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्थला जात निरपेक्ष कहाँ पाए जाते हैं, बताइएगा। स्थला जात निरपेक्ष जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट एवं ढाल पर पाए जाते हैं, नीतल मैदान पर पाए जाते हैं, महासागरीय गर्त पर पाए जाते हैं और डी में क्या करा है, रिफ्ट घाटी पर पाए जाते हैं, बताइए। तो स्थल जात निरपेक्ष कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये आपको पाए जाते हैं कहाँ पे
महाद्वीपीय मगनठ एवं ढाल पे ये पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है, याद रखिएगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जो भी लोग कर रहे हैं बाकी आपको नोट जो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, है ना, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। चलिए यहाँ पे जो भी लोग ए नंबर कर रहे हैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है, बताइएगा। माउंट कुक है, माउंट ब्लैंक है, माउंट एब्रूस है, उसके बाद माउंट अल्ब्रूस है, बताइएगा। माउंट अल्ब्रूस, डी में करा है माउंट अल्ब्रूस, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है, तो ये आपको माउंट एब्रूस है। कौन सा? माउंट एब्रूस है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जो भी लोग टिक कर रहे हैं आप सभी को एक सीट DMCH PMCH में बुक होना चाहिए इस साल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं कि एक बच्चा बिगड़ जाए तो उसमें माँ बाप की गलती होती है, और एक बच्चे का रैंक खराब आए तो उसमें 100% टीचर की गलती होती है कि वो उसे सही तरीके से गाइड ना कर पाया और उसे सही मटेरियल्स को ना दे पाया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। आपको उम्मीद है कि आपको इस साल जो है एक सीट पैरामेडिकल में बुक हो ही जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। कह रहा है स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म की नींव जो है किसने रखी थी? स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म की नींव जो है किसने रखी थी, बताइएगा। रेट जेल ने रखी थी, ब्रेंजेल ने रखी थी, डीला ब्लॉस ने रखा था, और हेम्बोल्ट ने रखा था, बताइएगा किसने रखा था। इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म की नींव जो है किसने रखी थी, तो ये रखे थे डीला ब्रॉन्स ने रखी थी। कौन रखे थे? डीला ब्रॉन्स ने। जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। जो भी लोग सी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं 100% राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा। क्रायोजेनिक किसका अध्ययन है? क्रायोजेनिक ब्रांच जो है, ये ब्रांच में हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं? न्यून तापमान का अध्ययन करते हैं, उच्च तापमान यानी हाई टेम्परेचर का अध्ययन करते हैं, और अति चालक यानी बहुत ज्यादा जो चीज चालक होता है यानी कंडक्टर जो होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और डी में करा ईंधन उत्पादन के बारे में अध्ययन करते हैं क्रायोजेनिक में। बताइएगा क्रायोजेनिक में किस चीज के बारे में अध्ययन किया जाता है? तो क्रायोजेनिक में जो अध्ययन किया जाता है यानी न्यून ताप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्रायोजेनिक फिजिक्स के किस ब्रांच में, इस तरीके से भी पूछ सकता है कि फिजिक्स के किस ब्रांच में हम लोग क्रायोजेनिक न्यून ताप का अध्ययन करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा न्यून ताप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यून ताप हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े, तो बढ़ना चाहते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा आप लोग, और आप लोग को टिक करना है दोस्तों। इस साल आपके नाम से एक सीट जरूर बुक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है ये। तो 15 नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आप लोग को देना है डियर लवली फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जो देना है, पहले पढ़िए क्वेश्चन को, ठीक है। कह रहा है आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली हानि से बचाव के लिए ऊंची इमारतों पर तड़ित चालक यंत्र लगाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। जहां पे बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है वहां पे तड़ित यंत्र लगाया जाता है, तड़ित सिस्टम लगाया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि वहां पे एक क्या होता है कि तंबा का तार होता है, और एक वहां पे सबसे ऊपर वाले बिल्डिंग पे जो है वहां पे एक मतलब छतरी लगाया जाता है, एंटीना जिसे कहते हैं, और उससे जो है वहां पे घर में एक नॉट से या फिर वोल्ट से जोड़ दिया जाता है, जिससे कि तार मतलब तड़ित न गिरे छत पे, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से होता है। तड़ित चालक यंत्र लगाए जाते हैं। तड़ित चालक यंत्र जो है, तड़ित चालक है, क्या है? तड़ित चालक किस चीज से बना होता है? तांबा धातु जैसे अच्छे चालक से बनाए जाए जिसके किनारे पेने हो। और बी में कहा है किसी अच्छे चालक से बनाए जाए जो किसी भी आकार के हो सकते हैं। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सी में क्या कह रहा है? ऊर्ध्वाधर छड़ के आकार के होने चाहिए। और डी में कह रहा है किसी भी आकार के हो सकते हैं। तो बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग अपने घर में भी देखे होंगे, अगर बिजली आपके घर में होगा तो देखे होंगे कि एक मतलब तार को जो है तांबा का तार होता है, और उसे जो है क्या किया जाता है कि एक नॉट के द्वारा जो है कनेक्ट कर दिया जाता है घर में, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो भी मतलब तड़ित होता है ना, आकाश में तड़ित मतलब ये बिजली चमकता है तो उस टाइम तड़ित गिरता है तो वो आपके बिल्डिंग पे ना गिरे, इस चीज से बचाव के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग टिक कर सकते हैं कि तांबा धातु जैसे अच्छे चालक से बनाया जाए जिसके किनारे पेने हो, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या ये ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से
क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी अप्रभावशील है, बताइए तो कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी जो है अप्रभावशील है। रैम, जिसको मतलब मोबाइल में भी रैम होता है, ड्रैम, उसके बाद एस्ट्रेम और उसके बाद रोम। बताइए तो दोस्तों अप्रभावशील कौन होता है, कंप्यूटर की मेमोरी में जो है अप्रभावशील कौन होता है। तो ये अप्रभावशील जो होता है रैम होता है। क्या, रैम होता है कंप्यूटर में अप्रभावशील, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कंप्यूटर पे, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। उम्मीद है कि आपको ये क्लासेस बहुत पसंद आ रही होंगी। आप लोग को डेली शाम को 7:30 बजे ज्वाइन करना है और प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग सारा चेकआउट कर सकते हैं और सारे वीडियोज को कवर कर लीजिए। कह आधुनिक कंप्यूटिंग में विश्व का कौन सा कोड प्रयोग एवं स्वीकार्य यानी स्वीकार कर लिया गया है। ये कहा रहा है, ये स्वीकार्य का मतलब ये होता है स्वीकार्य किया जाता है। बताइएगा आधुनिक कंप्यूटिंग में विश्व का कौन सा कोड प्रयोग एवं स्वीकार्य किया जाता है। ISCII। बी में करा AASCII और सी में क्या करा हॉरेथिक कोड और डी में करा EVCDIC। तो बताइए तो कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है, कौन सा कोड पता है, IASCII, ये कोड प्रयोग किया जाता है पूरे वर्ल्ड। आधुनिक कंप्यूटिंग में जो विश्व का जो कोड होता है वो स्वीकार किया गया है, इसे IASC है ना, II, ये चीज़ को आप लोग याद रखिएगा इस कोड को। चलिए यानी कि ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कड़ा निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल जो है पेंट तैयार करने में प्रयुक्त होता है। कौन सा ऐसा वनस्पति यानी प्लांट में जो तेल है, प्लांट से जो तेल निकाला जाता है वो कौन सा तेल है जो कि पेंट को तैयार करने में किया जाता है। बिनौला का तेल, उसके बाद ताड़ का तेल, ताड़पीन का तेल जिसको कहते हैं, सूरजमुखी का तेल और उसके बाद अलसी का तेल। बताइए तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल जो है पेंट को तैयार करने में उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा अलसी का तेल। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंट तैयार करने में जो होता है दोस्तों प्रयोग, वो होता है अलसी का तेल प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग इस चीज़ को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आपको ये क्लासेस बहुत पसंद आई होंगी। चलिए कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक वर्ष में कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, यानी हर एक वर्ष जो है कितने नोबेल पुरस्कार को बांटा जाता है। बताइएगा 6 नोबेल पुरस्कार, 5 नोबेल पुरस्कार, 7 नोबेल पुरस्कार, 4 नोबेल पुरस्कार। बताइए तो कितने नोबेल पुरस्कार को बांटा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रत्येक वर्ष यानी हर एक वर्ष जो है 6 नोबेल पुरस्कार को बांटा जाता है। कितना, 6 नोबेल पुरस्कार को बांटा जाता है। याद रखिएगा आप लोग, हर एक वर्ष 6 गो नोबेल पुरस्कार किसी न किसी व्यक्ति को दिया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, 6 गो नोबेल पुरस्कार मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगला क्वेश्चन करा है विलिंगटन ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल के लिए दी जाती है। विलिंगटन ट्रॉफी जो है निम्नलिखित में से किस खेल के लिए दी जाती है। बताइएगा तो इसका राइट आंसर देना है आप सभी को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विलिंगटन ट्रॉफी नोक विहार एक खेल का नाम है और इसके लिए जो ट्रॉफी दी जाती है उसका नाम है विलिंगटन ट्रॉफी। क्या, विलिंगटन ट्रॉफी, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लासेस बहुत पसंद आई होंगी। तो इसका राइट आंसर बी है, आप लोग को बहुत पसंद आई होंगी ये क्लासेस। और यहाँ पे कुछ लाइंस मैंने लिख दिया है, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, अरे अक्सर टूट जाते हैं शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए शीशा ऐसा पत्थर तलाश करो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लासेस बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी वीडियोज और क्लासेस मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर लवली फ्रेंड्स।